नमस्कार जोहार, मैं याचना जायसवाल। आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की झारखंड की तमाम बड़ी खबरों को। पलामू में कार बाइक की टक्कर में 2 की मौत। नेशनल हाईवे 98 पर हुआ हादसा। टक्कर के बाद बाइक में लगी आग, 6 गंभीर। पलामू में बुधवार रात कार बाइक की टक्कर में 2 लोगों की मौत हो गई है, 6 गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। बताया जा रहा है कि देर रात नेशनल हाईवे 98 पर 11:30 बजे मोटरसाइकिल और कार की आमने सामने टक्कर हो गई थी, जिससे बाइक में आग लग गई। कार में सवार गिरिडीह के तेलुडीह के रहने वाले शिवा शर्मा की बेटी प्रभा कुमारी शर्मा 15 वर्षीय और बाइक सवार छतरपुर के मंदिया के रहने वाले कलेंद्र उराव की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक कार मेदिनीनगर की ओर से औरंगाबाद की ओर जा रही थी। कार पर गिरिडीह के 4 लोग सवार थे, वहीं बाइक पर भी 4 युवक बैठे हुए थे। हादसे में जख्मी लोगों में कार सवार गिरिडीह के रहने वाले मनीष कुमार शर्मा 20 वर्षीय, गणेश कुमार शर्मा 12 वर्षीय, शिवा शर्मा 50 वर्षीय शामिल है। हादसे में बाइक सवार छतरपुर के पंकज उराव 35 वर्षीय, मंतोष उराव 18 वर्षीय, शैलेश उराव 25 वर्षीय गंभीर रूप से घायल हुए हैं। सभी स्थानीय लोग ही हैं। सभी को स्थानीय लोगों ने इलाज के लिए छतरपुर अनुमंडलीय अस्पताल भेजा है, जहां प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए मेदिनी राय मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल भेजा गया। घायलों की गंभीर स्थिति को देखते हुए डॉक्टर ने रांची रेफर कर दिया है। वहीं मौके पर पहुंचकर पुलिस ने दोनों शव को पोस्टमार्टम के लिए मेदिनी राय मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल भेजा। ईडी की छापेमारी में अब आया गैंगस्टर प्रिंस खान का नाम। भाजपा नेता के एक दावे से मची सनसनी, कहा गोविंदपुर सीओ। जमीन हड़पने, धमकाने, बालू तस्करी सहित करीब आधा दर्जन मामलों में 2 दिनों से चल रही छापेमारी में ईडी को कुल 35 लाख रुपए मिले हैं। इनमें 15 लाख रुपए हजारीबाग के पूर्व अंचलाधिकारी सीओ शशिभूषण सिंह के रांची स्थित ठिकानों से मिले। शेष राशि अन्य ठिकानों से मिली है। शशिभूषण अभी धनबाद के गोविंदपुर में बतौर सीओ पदस्थापित है। ईडी ने छापेमारी कांग्रेस के बड़कागांव विधायक अंबा प्रसाद व उनके करीबियों के ठिकानों पर की है। बताया जा रहा है कि वासीपुर के गैंगस्टर प्रिंस खान के सहयोग से गोविंदपुर सीओ शशिभूषण सिंह ने अकुत संपत्ति अर्जित की है। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता विनय कुमार सिंह ने इंटरनेट मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर यह दावा किया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के आगमन की तैयारी पूरी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के ईटखोरी आगमन की तैयारी पूरी हो गई है। इसे लेकर भव्य पंडाल बनाया गया है। कार्यकर्ताओं को निर्धारित समय पर पहुंचने का निर्देश दिया गया है। केंद्रीय मंत्री के आगमन को लेकर कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह देखने को मिल रहा। अंबा प्रसाद के ठिकानों से ईडी को 100 से ज्यादा जमीनों के दस्तावेज मिले। छापे में मिली इतनी नकदी। बड़कागांव विधायक अंबा प्रसाद के ठिकानों पर ईडी को रेड के दौरान 100 से ज्यादा जमीनों के दस्तावेज मिले हैं। इसके अलावा बैंकों के सील मोहर भी मिले हैं। साथ ही छापेमारी के दौरान ईडी को विभिन्न ठिकानों से करीब 35 लाख से ज्यादा नकद मिले हैं। इसमें से 15 लाख रुपए गोविंदपुर धनबाद के सीओ शशिभूषण के घर से मिले हैं। वहीं 11 लाख रुपए योगेंद्र साव के साले मुकेश साव के घर से बरामद किए गए हैं। गौरतलब है कि मंगलवार 12 मार्च सुबह 7 से अंबा प्रसाद के 17 ठिकानों पर शुरू हुई रेड 13 मार्च को समाप्त हुई है। छापेमारी के दौरान ईडी ने कई लोगों के मोबाइल फोन को भी जब्त कर लिया है। वहीं कई डिजिटल डिवाइस भी ईडी अपने साथ ले गई है। इनकी जांच की जाएगी। जानकारी के अनुसार ईडी ने बालू के अवैध कारोबार से संबंधित रजिस्टर भी जब्त किए हैं। वहीं आवाज से मोहर और सील मिलने के बाद ईडी को आशंका है कि फर्जी कागजात बनाने के लिए विभिन्न बैंकों के फर्जी स्टैम्प का उपयोग किया जाता होगा। इन सभी एंगल पर ईडी अब जांच करेगी। हेमंत सोरेन के एफआईआर पर एक्शन। रांची पुलिस ने ईडी अधिकारियों को भेजा नोटिस, पूछताछ के लिए बुलाया। रांची पुलिस ने ईडी अधिकारियों को समन भेजा है। समन हेमंत सोरेन द्वारा एसटीएससी थाने में दर्ज केस मामले को लेकर किया गया है। इस मामले में ईडी के कुछ अफसरों के साथ साथ मीडिया संस्थानों को भी नोटिस भेजा गया है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार रांची पुलिस ने ईडी के एसोसिएट डायरेक्टर कपिल राज, असिस्टेंट डायरेक्टर देवव्रत झा, अनुपम कुमार, अमन पटेल को सीआरपीसी 41A के तहत नोटिस भेजकर पूछताछ के लिए बुलाया है। ईडी अफसरों के अलावा दिल्ली व रांची के मीडिया संस्थानों को भी नोटिस भेजा गया है। इन्हें भी पूछताछ के लिए बुलाया गया है। गौरतलब है कि 29 जनवरी को इन चैनलों ने हेमंत के दिल्ली आवास से ईडी द्वारा BMW कार और 36 लाख कैश बरामदी की खबर चलाई थी। इसी बारे में पत्रकारों से खबर का स्रोत पूछा जाएगा। दिल्ली और रांची स्थित मीडिया संस्थान के पत्रकारों को भेजे गए नोटिस में उपस्थित होकर जानकारी उपलब्ध कराने को कहा गया है। गौरतलब है कि तत्कालीन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपनी गिरफ्तारी के कुछ घंटों पहले रांची के एसटीएससी थाना के आवेदन देकर ईडी के अफसरों पर नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई थी। अपने आवेदन में हेमंत ने लिखा था कि जब वो 30 जनवरी को रांची लौटे तो मीडिया में आई खबरों से जानकारी मिली कि झारखंड भवन और शांति निकेतन स्थित आवास पर उनकी अनुपस्थिति में ईडी के अफसरों ने सर्च ऑपरेशन चलाया था। इसकी वजह से उनके परिवार की छवि धूमिल हुई है। स्थानीय मीडिया में जिस तरह से खबरें चलाई जा रही थीं, उससे साफ है कि एक आदिवासी को प्रताड़ित करने के लिए भूमिका बनाई गई है।
हिंदी फिल्म आर्टिकल 370 को झारखंड में कर मुक्त किया जाना चाहिए। राज्यपाल राधाकृष्णन। झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि फिल्म आर्टिकल 370 को राज्य में कर मुक्त किया जाना चाहिए। रांची के एक सिनेमा घर में फिल्म देखने के बाद उन्होंने कहा, मुझे लगता है कि ऐसी देशभक्ति वाली फिल्म को कर मुक्त किया जाना चाहिए। देश भर में 23 फरवरी को रिलीज हुई आर्टिकल 370 कश्मीर में आतंकवाद के खिलाफ सरकार की लड़ाई और अन्य मुद्दों पर केंद्रित है। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने 5 अगस्त 2019 को अनुच्छेद 370 को निरस्त कर जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू कश्मीर और लद्दाख में विभाजित कर दिया था। अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा मिला था। राधाकृष्णन ने बुधवार को कहा, अब कश्मीर में शांति और विकास लौट रहा है, पर्यटन का विस्तार हो रहा है और अर्थव्यवस्था गति पकड़ने लगी है। झारखंड सरकार अब विदेशी पर्यटकों की सहायता व सुरक्षा के लिए उठाएगी ये अहम कदम। झारखंड हाईकोर्ट ने दुमका के हंसडीहा में स्पेनिश बोलने वाली महिला टूरिस्ट से हुई गैंगरेप की घटना पर स्वतः संज्ञान से दर्ज जनहित याचिका पर सुनवाई की। एक्टिंग चीफ जस्टिस एस चंद्रशेखर व जस्टिस नवनीत कुमार की खंडपीठ ने सुनवाई के दौरान राज्य सरकार का पक्ष सुना। इसके दौरान खंडपीठ ने विदेशी पर्यटकों की सुरक्षा व सहायता को लेकर बनाए जा रहे स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर के संबंध में विस्तृत शपथ पत्र करने का निर्देश दिया। साथ ही मामले की अगली सुनवाई के लिए खंडपीठ ने 2 अप्रैल की तिथि निर्धारित की है। इससे पूर्व राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता राजीव रंजन व अपर महाधिवक्ता आशुतोष आनंद ने पैरवी की। उन्होंने मौखिक रूप से खंडपीठ को बताया कि राज्य सरकार झारखंड की सीमा के अंदर आने वाले विदेशी पर्यटकों की सहायता व सुरक्षा को लेकर गंभीर है। इनके लिए शीघ्र एसओपी तैयार कर लागू की जाएगी। झारखंड में पर्यटन नीति लागू है। विदेशी पर्यटकों के लिए केंद्र सरकार ने गाइडलाइन भी निर्धारित किया है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर के अपडेट मिलते रहें। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। डैम में डूबा युवक, मछली मारने के दौरान हुआ हादसा, तलाश जारी, खोजबीन में जुटी पुलिस और ग्रामीण। गिरिडीह में मछली मारने उतरा एक युवक डैम में डूब गया। घटना बुधवार की शाम की है। गुरुवार की सुबह से तीसरी पुलिस और स्थानीय ग्रामीण लापता युवक की तलाश में लगे हैं। यह घटना तीसरी थाना क्षेत्र के कोदईबांग के स्थित डैम की है। यहाँ एक बुधवार की शाम मछली मारने के क्रम में एक व्यक्ति डूब गया, जिसके बाद से वह न तो अब बाहर आ पाया और न ही उसका शव बाहर निकला है, जिससे लोग उसकी मौत हो जाने का अंदेशा लगा रहे हैं। इधर घटना की जानकारी मिलने के बाद गुरुवार की सुबह तीसरी थाना पुलिस सहित कई ग्रामीण शव की खोजबीन में जुट गए हैं। जानकारी के अनुसार कोदाईबांग निवासी 35 वर्षीय दुमका टूडू पिता बबुआ टूडू बुधवार की शाम मछली मारने के लिए कोदाईबांग डैम आया था, जहां तैरने के क्रम में वह अचानक बीच पानी में डूब गया। मृतक को डूबते देख उपस्थित आसपास के बच्चे उसे बांस के सहारे बचाने का काफी प्रयास किए, लेकिन बचा नहीं पाए, जिसके बाद इसकी सूचना ग्रामीणों को दी गई, लेकिन देर शाम हो जाने के कारण किसी ने शव का खोजबीन नहीं किया। इसके बाद इसकी सूचना गुरुवार की सुबह तीसरी थाना को दी गई, जिसके बाद तीसरी थाना पुलिस एवं स्थानीय ग्रामीणों के सहयोग से डैम में मृतक के शव का खोजबीन किया जा रहा है। झारखंड में तेज धूप ने बढ़ाई गर्मी। प्रदेश में कल से मौसम में हो सकता है बदलाव। कई जिलों में छाएंगे बादल, बारिश के आसार। झारखंड में तेज धूप के साथ अब गर्मी का एहसास होने लगा है। दिन के साथ साथ शाम के तापमान में भी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। हालांकि संभावना है कि अगले 2 दिनों में एक बार फिर मौसम का मिजाज बदल सकता है। 15 मार्च और 16 मार्च को प्रदेश के कई जिलों में बादल छाए रहेंगे। इस दौरान हल्की वज्रपात और बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग राज्य में बार बार बदलते मौसम पर असर लोगों की सेहत पर भी पड़ सकता है। मौसम में बदलाव के चलते अस्पतालों पर सर्दी, खांसी और गले में दर्द वाले मरीजों की संख्या बढ़ने लगी है। मौसम से बीमार 50 से अधिक मरीज हर दिन रिम्स के मेडिसिन ओपीडी में पहुंच रहे हैं। डॉक्टरों ने बदलते मौसम में अपनी सेहत का विशेष ध्यान रखने की अपील की है। गर्मी के पहले जेबीवीएनएल सतर्क, लोड शेडिंग न हो इसके लिए की जा रही तैयारी। गर्मी को लेकर बिजली वितरण निगम ने तैयारी शुरू कर दी है। इस साल लोगों को बिजली में होने वाले तकनीकी कारणों से कम परेशानी हो, इसे लेकर तैयारी शुरू कर दी गई है। झारखंड बिजली वितरण निगम मुख्यालय की माने तो सभी आपूर्ति क्षेत्रों को इस संबंध में निर्देश जारी किया गया है, जिसमें अपने अपने आपूर्ति क्षेत्र में बिजली उपकरणों की जांच, ट्रांसफार्मर जांच, फीडर चेकिंग से लेकर अन्य तकनीकी चीजों को दुरुस्त करने का आदेश दिया गया है। इसे लेकर कुछ विशेष बिंदुओं पर आदेश जारी किया गया है, जिसमें सभी लाइनों की समय समय पर पेट्रोलिंग करने, ट्रांसफार्मर की जांच, बिजली तार सटने वाले इलाकों में पेड़ों टहनियों की कटाई, ट्रांसफार्मर चिन्हित कर लोड बढ़ाने समेत अन्य तैयारियां की गई हैं। जानकारी हो, राज्य में गर्मी की दस्तक पड़ चुकी है। लोगों को गर्मी के साथ ही बिजली के बार बार कटने से परेशानी होती है। जहां राज्य में सामान्य दिनों के दौरान बिजली की मांग 1800 से 2000 मेगावाट तक रहती है, वहीं गर्मी के दिनों में कई बार मांग 2600 मेगावाट तक पहुंच जाती है। ऐसे में बिजली के प्रबंधन और निर्बाध बिजली आपूर्ति पर वितरण निगम सजग है।
पाकुड़ में हथियारबंद अपराधियों ने क्रशर प्लांट में की लूटपाट, जांच में जुटी पुलिस। जिले के हिरणपुर थाना क्षेत्र के सीत पहाड़ी गांव स्थित एक क्रशर प्लांट में गुरुवार अहले सुबह हथियारबंद अपराधियों ने लूटपाट की घटना को अंजाम दिया। वारदात को अंजाम देने के बाद सभी अपराधी मौके से फरार हो गए। घटना की सूचना जैसे ही हिरणपुर पुलिस को मिली, दलबल के साथ मौके पर पहुंची और छानबीन शुरू कर दी। प्राप्त जानकारी के मुताबिक अहले सुबह 3:30 पर 2 बाइक पर सवार 4 अपराधी क्रशर प्लांट पहुंचे। अपराधियों ने कार्यालय में मौजूद एक कर्मी को पिस्तौल का भय दिखाकर अलमीरा में रखे लगभग 1,76,000 रुपए लूट लिए और वहां से चलते बने। जानकारी के मुताबिक जिस वक्त अपराधी घटना को अंजाम देने पहुंचे थे, उस वक्त वहां के अधिकांश कर्मी शहरी के लिए गए हुए थे और एक कर्मी कार्यालय में मौजूद था। प्रतिष्ठित व्यवसायी विकास गार्डियन के आवास पर आईटी की रेड। चिरकुंडा के प्रतिष्ठित व्यवसायी विकास गार्डियन के आवास पर इनकम टैक्स ने रेड मारी है। मिली जानकारी के अनुसार आईटी बंगाल टीम ने छापा मारा है। बीते 3 घंटे से आईटी विभाग आवास के अंदर कागजातों को खंगाल रही है। 5 गाड़ी में 10 से ज्यादा से संख्या में अधिकारी व्यवसायी के घर पहुंचे हैं। रेड का कारण खबर लिखने तक पता नहीं चल पाया है। हालांकि बताया जा रहा है कि विकास गार्डियन के बंगाल में कई फैक्ट्रियां हैं, जिसको लेकर आईटी विभाग ने चिरकुंडा के प्रतिष्ठित व्यवसायी के घर पर दबिश दी है। पलामू में सड़क हादसा, ट्रैक्टर पलटने से एक शख्स की मौत। पलामू के हुसैनाबाद थाना क्षेत्र सड़क हादसे में एक शख्स की मौत हो गई। हादसा जपला छतरपुर मुख्य पथ के चौवा चट्टान गांव के पास हुआ। अनियंत्रित होकर ट्रैक्टर के पलट जाने से गमहर बिगहा निवासी 55 वर्षीय कमलेश सिंह की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि कमलेश सिंह ट्रैक्टर पर बैठकर घर जा रहे थे। इसी क्रम में चौवा चट्टान गांव के समीप ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर पलट गया, जिससे 55 वर्षीय कमलेश सिंह दब गए। आवाज सुनकर स्थानीय लोग पहुंचे और ट्रैक्टर की ट्रॉली को उठाकर कमलेश सिंह को बाहर निकाला। गंभीर स्थिति में उन्हें अनुमंडलीय अस्पताल हुसैनाबाद पहुंचाया गया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। जानकारी मिलने पर कमलेश सिंह के परिजन भी अस्पताल पहुंचे। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। हुसैनाबाद थाना पुलिस अनुमंडलीय अस्पताल पहुंचकर मामले की छानबीन में जुट गई है। बताया जाता है कि कमलेश सिंह पैदल अपने घर गमहर बिगहा जा रहे थे। उन्होंने ट्रैक्टर को हाथ देकर रुकवाया और उस पर सवार हो गए। घर जल्दी पहुंचने के चक्कर में उनकी जान चली गई। ग्रामीणों के अनुसार तेज गति होने की वजह से ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर पलट गया, जिसमें दबने की वजह से कमलेश सिंह की मौत हो गई। ड्राइवर फरार बताया जा रहा है। हुसैनाबाद पुलिस इंस्पेक्टर सह थाना प्रभारी अनिल कुमार सिंह के निर्देश पर एएसआई कौलेश्वर लोहरा ने अस्पताल पहुंचकर तफ्तीश शुरू कर दी है। उन्होंने बताया कि घटना बुधवार देर रात की होने की वजह शव का पोस्टमार्टम नहीं हो सका है। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया जाएगा। पंडरा डबल मर्डर केस में सनसनीखेज खुलासा, नागपुरी अभिनेता ने इश्क की खातिर किया था कत्ल। रांची के पंडरा में हुए डबल मर्डर को नागपुरी अभिनेता ने अंजाम दिया था। पुलिस ने खुलासा करते हुए बताया कि नागपुरी अभिनेता राम मुंडा ने इस वारदात को इश्क की खातिर अंजाम दिया था। दरअसल मृतक बिरसा की बेटी से राम मुंडा का प्रेम प्रसंग था। दोनों शादी करना चाहते थे, लेकिन बिरसा इस रिश्ते के खिलाफ था। उसने राम मुंडा को अपनी बेटी से दूर रहने को कहा था, साथ ही कई बार जान से मारने की धमकी भी दी थी। इसके बाद राम मुंडा ने पूरी प्लानिंग के तहत वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने उसे हथियार मुहैया कराने वाले आरोपी अलाउद्दीन अंसारी को भी गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस हिरासत में उसने बताया कि उसने पूरी प्लानिंग के तहत वारदात को अंजाम दिया है। पहले हथियार खरीदा और उसे मार दिया। आरोपी का कहना है कि वह केवल बिरसा को मारना चाहता था, लेकिन उसकी पत्नी सोनी ने हमें देख लिया था, इसलिए उसे भी रास्ते से हटा दिया। पुलिस ने वारदात को अंजाम देने के लिए इस्तेमाल किए गए हथियार को बरामद कर लिया है। गौरतलब है कि 21 फरवरी को पंडरा इलाके में 2 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। पिस्का मोड़ जनक नगर रोड नंबर 4 में बिरसा अपनी तीसरी पत्नी के साथ रहता था। झोपड़ीनुमा घर में पति पत्नी दोनों साथ रहते थे। बुधवार की शाम घर के बाहर चेयर लगाकर बैठा हुआ था, तभी गोली मारकर उसकी हत्या कर दी गई। पत्नी अंदर कमरे में थी। गोली की आवाज सुनकर पत्नी जैसे ही कमरे से बाहर निकली तो अपराधियों ने उसे भी गोली मार दी, जिससे उसकी भी मौत हो गई। वित्त विभाग की सहमति के बाद कैबिनेट में जाएगा प्रस्ताव। सोशल मीडिया पर निगरानी के लिए बनेगी साइबर सेल व मीडिया लैब। पहले साल 21 करोड़ खर्च करेगी सरकार। सोशल मीडिया पर दुष्प्रचार और विवादित पोस्ट पर झारखंड सरकार कड़ी निगरानी करेगी। इसके निगरानी और प्रबंधन के लिए राज्य पुलिस मुख्यालय और सूचना प्रौद्योगिकी एवं ई गवर्नेंस विभाग ने एक योजना तैयार की है। इसके लिए स्पेशल साइबर सेल की मॉनिटरिंग विंग के साथ सोशल मीडिया लैब की स्थापना होगी। यह स्पेशल साइबर सेल आईजी के नेतृत्व में बनेगा, जिसकी देखरेख पुलिस मुख्यालय करेगा। इस पर करीब 38 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। पहले साल इस पर 21 करोड़ रुपए खर्च करने की योजना है। विकास आयुक्त की अध्यक्षता वाली राज्य योजना अपराधिकृत समिति ने इस प्रस्ताव पर मंजूरी दे दी है। आईटी विभाग ने अभी से वित्त विभाग को भेजा है। वहां से मंजूरी मिलने के बाद इसे कैबिनेट में पेश किया जाएगा।
सोशल मीडिया लैब में 2 टीमें होंगी, एक टेक्नोलॉजी और दूसरी फील्ड टीम। आईजी रैंक के अधिकारी प्रभारी होंगे। फील्ड टीम में पुलिस मुख्यालय में 9 सदस्य होंगे। जोन और रेंज स्तर पर 3-3 सदस्यों की टीम होगी। थाने में एक विशेष सदस्य होगा। हर जिले में एक टेक्निकल सपोर्ट यूनिट होगी। टेक्निकल सपोर्ट यूनिट में एक और बड़े साइबर अपराध प्रभावित जिलों में 2 साइबर एक्सपर्ट होंगे। टेक्निकल टीम में कुल 45 लोग होंगे। गिरिडीह लोकसभा सीट पर जीत का परचम लहराने की आजसू ने शुरू की तैयारी। सुदेश महतो ने कहा, गारंटी प्रोग्राम को मजबूती के साथ आगे बढ़ाना है। गिरिडीह लोकसभा सीट पर दोबारा जीत हासिल करने की तैयारी आजसू ने शुरू कर दी है। पार्टी सुप्रीमो सुदेश महतो तोपचांची में आजसू पार्टी के गिरिडीह लोकसभा स्तरीय ग्राम प्रभारी सम्मेलन में शामिल हुए। पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। सुदेश महतो के साथ गिरिडीह सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी, गोमिया विधायक लंबोदर महतो मंच पर आसीन नजर आए। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। राजनीतिक पार्टियां जनता के बीच रहने का कोई मौका नहीं छोड़ना चाहती हैं। बुधवार को तोपचांची के मैदायाडिया स्टेडियम में आजसू पार्टी गिरिडीह लोकसभा स्तरीय ग्राम प्रभारी सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि के तौर पर उपस्थित हुए पार्टी सुप्रीमो सुदेश महतो ने कहा कि लोक चुनाव में लेकर आजसू पार्टी ने प्रत्येक गांव में पिलर मेंबर तैयार किया गया। यह पिलर मेंबर एनडीए की जीत को लेकर एक मजबूती प्रदान करेगा। सिर्फ गिरिडीह नहीं बल्कि पूरे राज्य में एनडीए गठबंधन को इसका फायदा मिलेगा। पूर्व सीएम हेमंत सोरेन के जेल जाने पर सुदेश महतो ने कहा कि जो जैसा कर्म करेगा उसी अनुसार फल भी मिलेगा। जीएमएम के शब्दकोश में विकास जैसा शब्द ही नहीं है। हेमंत सोरेन को राज्य चलाने का अवसर जनता ने दिया, पर उनके कार्यकाल में विकास इस राज्य से कोसों दूर रहा। ऐसे विकास चाहते हैं वे लोग जेएमएम से कोई कनेक्शन रखना ही नहीं चाहते हैं। बोकारो स्टील प्लांट के मेन गेट को लोगों ने किया जाम। नियोजन और मुआवजे की कर रहे हैं मांग। बुधवार को बोकारो स्टील प्लांट में काम कर रहे एक मजदूर की मौत हो गई, जिसके बाद नियोजन और मुआवजे की मांग को लेकर मृत ठेका मजदूर के परिजन और स्थानीय लोगों ने बोकारो स्टील प्लांट के मुख्य गेट को जाम कर दिया है। बुधवार की रात्रि से ही अनिश्चितकालीन धरना जारी है। बीएसएल प्रबंधन ने परिजनों से अभी तक वार्तालाप नहीं की है। काम करने के दौरान मजदूर की मौत। दरअसल बुधवार को बोकारो स्टील प्लांट के कोक ओवन में विभाग के कोल हैंडलिंग एरिया में कार्यरत मेसर्स HEMS कॉरपोरेशन के 40 वर्षीय ठेका मजदूर अशोक कुमार महतो की मौत हो गई। अशोक जनरल शिफ्ट में कार्य कर रहा था। इस दौरान उसकी तबीयत अचानक खराब हो गई। मौजूद कर्मचारियों ने उसे प्लांट के मेडिकल यूनिट में भर्ती कराया। जांच के बाद चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। बीएसएल प्रबंधन ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मौत के कारणों का पता चल पाएगा। इधर अशोक महतो की मौत के बाद नियोजन की मांग को लेकर परिजनों ने बोकारो स्टील प्लांट के मुख्य गेट को बुधवार की रात जाम कर दिया। परिजनों का कहना है कि अशोक कुमार स्वस्थ अवस्था में प्लांट में काम करने गए थे, लेकिन अचानक उसकी मृत्यु किस वजह से हुई है इसका कोई पता नहीं चल पा रहा है। कंपनी के नियम और प्रावधान के मुताबिक परिजनों को नौकरी और मुआवजा दिया जाना चाहिए। आदिवासी संगठनों ने निकाला न्याय आक्रोश मार्च। कहा, हेमंत सोरेन को जल्द रिहा करो। राजधानी में बुधवार को विभिन्न आदिवासी संगठनों ने पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी और आदिवासी जमीन की लूट के विरोध में न्याय आक्रोश मार्च निकाला। इसमें शामिल लोगों ने आरोप लगाया कि स्वतंत्र एजेंसी ईडी का दुरुपयोग करते हुए साजिश के तहत हेमंत सोरेन को जेल भेजा गया है। वहीं प्रदर्शन कर रही महिलाओं ने कहा कि वे जनी शिकार की तर्ज पर सड़कों पर निकलेंगी और जेल का फाटक तोड़कर हेमंत सोरेन को रिहा कराएंगे। यह भी कहा कि झारखंड की खनिज संपदा को राज्य से बाहर नहीं जाने दिया जाएगा। न्याय आक्रोश मार्च के तहत विभिन्न आदिवासी संगठनों ने शहर के अलग अलग हिस्सों में अपने अपने तरीके से विरोध प्रदर्शन किया। सीनियर डॉक्टरों की कमी जल्द दूर करने की कवायद। रिम्स में पहली बार होगी 156 प्रोफेसर, एसोसिएट, एडिशनल और असिस्टेंट प्रोफेसरों की नियुक्ति। राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्थान रिम्स में फैकल्टी और सीनियर डॉक्टरों की कमी जल्द पूरी करने की तैयारी शुरू कर दी गई है। पहली बार बड़ी संख्या में बड़े पदों के लिए आवेदन मांगे गए हैं। रिम्स के डीन डॉक्टर विद्यापति ने बुधवार को संस्थान में प्रोफेसर से लेकर मेडिकल ऑफिसर तक के पदों पर नियुक्ति के लिए विज्ञापन जारी किया। कुल 156 पदों पर डॉक्टरों की नियुक्ति होगी। अलग अलग विभागों में प्रोफेसर के लिए 37 पदों पर आवेदन मांगे गए हैं। वहीं एडिशनल प्रोफेसर के 9, एसोसिएट के 56 और असिस्टेंट प्रोफेसर के 43 और मेडिकल ऑफिसर के 11 पदों पर नियुक्ति होगी। निर्देशक डॉक्टर राजकुमार ने कहा कि रिम्स में फैकल्टी की भारी कमी है। मैंने इसे अपनी प्राथमिकता में रखा था। विज्ञापन निकल गया है। जल्दी अधिकांश पदों पर नए डॉक्टर सेवा भी देंगे। रिम्स के कई विभागों में प्रोफेसर नहीं है। कुछ विभाग में प्रोफेसर पद फैकल्टी के रिटायर होने के बाद से खाली है। नई नियुक्तियों से समस्याओं से कुछ निजात मिलेगी। झारखंड की और खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। हमारे चैनल न्यूज़ झारखंड पर चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बेल आइकन को प्रेस करें। नमस्कार।